गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी पिंकी जी। एक्चुअली कई सारे ग्रुप्स हैं, 200 प्लस हो गए हैं, तो सब में लिंक शेयर करने में एक्चुअली कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं मुझे। इसीलिए लाइव होने के कुछ टाइम बाद हम क्लास स्टार्ट कर पाते हैं। चलिए सर। तो अक्टूबर का सर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 10 क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली क्लास में। उसके आगे आज कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सर पिछली क्लास में कौन से क्वेश्चन करे थे। इसका आंसर बताइएगा। अभी इलेक्टोरल कमीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड MOU with the Election Commission of India for cooperation to enhance electoral management and administration। क्वेश्चन नंबर 4 का सर हम लोगों ने कल क्या आंसर देखा था? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल सर, इसका करेक्ट आंसर देखा था, सेशंस देखा था। और मैंने कैपिटल भी बताई थी इसकी, क्या है? विक्टोरिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने ई कैबिनेट सिस्टम से रिलेटेड, याद करिए, ई कैबिनेट सिस्टम की बात करी थी कल। कहाँ कहाँ आ गया है? सेकंड स्टेट कौन सा बन गया? फोर्थ स्टेट इन इंडिया और सेकंड स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, दैट इज त्रिपुरा। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? और नॉर्थ ईस्ट का पहले स्टेट कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश। अभी जो ई कैबिनेट सिस्टम है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में आपका आ चुका है। उसके बाद जो अगला आंसर था वो था सर आपका त्रिपुरा। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था। इट वाज रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में सर इंडिया की क्या रैंक रही है? तो इसमें सर इंडिया की रैंक थी 40th। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। और टॉप रैंक सर किसकी है? टॉप रैंक है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी मैंने आपको बताई थी, बर्न। और ये रैंक कौन निकालता? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी हम लोगों ने देखा था, कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है सर। चलिए सर, तो यहां तक की बात हम लोग कर चुके थे। 10 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो 11 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली यूरोप हैज won the Ryder Cup 2023, defeating USA in the final. This tournament is played in which sport? अभी देखो, एक राइडर कप 2023 हुआ था। इसमें क्या है? दो टीम होती है, एक यूएसए की टीम होती है, एक यूरोप की टीम होती है। ठीक है ना? तो ये कौन से स्पोर्ट में आपका कप चलता है, मतलब ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड? ये जो राइडर कप है, ये आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। ये जो आपका राइडर कप है, ये किससे रिलेटेड है सर? ये आपका गोल से रिलेटेड है, ठीक है। अभी ये इटली में कंडक्ट हुआ था। इटली की कैपिटल बताइए सर। इटली की कैपिटल। इटली के प्राइम मिनिस्टर तो रट गई होगी ना आप लोगों को। कैपिटल बताइए इटली की, सिंपल ही है। ठीक है। तो ये इसमें ना दो टीम होती है, एक आपका यूरोप होता है, यूएस होता है, इनके बीच होता है ये आपका बाई एनुअल, नहीं नहीं बाई एनुअल लिखेंगे। हाँ, ये 2 साल में होने वाला एक इवेंट है, ठीक है, हर 2 साल में आपका होता है। कैपिटल सर आपका बिल्कुल, इटली की कैपिटल क्या है? रोम। चलो जी, ठीक है। तो ये गोल से रिलेटेड है ना, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। राइडर कप किस स्पोर्ट में होता है? गोल्फ में होता है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12। Recently, the government has passed the Mines and Mineral Development and Regulation Act अमेंडमेंट बिल 2023। देखो, एक हमारा पुराना कानून है, माइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। माइनिंग से रिलेटेड एक पुराना कानून है, माइंस एंड मिनरल
डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसे एमएमडीआर भी कह देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में इसे एमएमडीआर भी कह देते हैं, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। उसने अभी एक अमेंडमेंट किया गया है, इस कानून में एक अमेंडमेंट किया गया है, उसे कह रहे हैं माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इस अमेंडमेंट में करा क्या गया है, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, इंडिया ने जैसे 30, हमारे देश में 30 मिनरल्स को एज ए क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, तो उनमें से कितने क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग की परमिशन सरकार ने दे दी है। अभी तक क्या था, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी माइनिंग जो थी सिर्फ सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो कितने क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग जो है सरकार ने परमिशन दे दी है, ये आपका सवाल है। 4, 6, 10, 5। हाँ जी सर, 4, 6, 10, 5। 10 बता रहे हैं आप लोग, वैसे 10 आंसर गलत है। करेक्ट आंसर 5 भी नहीं है सर, करेक्ट आंसर इज क्या हो गया, हाँ ये स्लाइड चेंज हो गई, ठीक है, करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है, करेक्ट आंसर कितना है, 6। देखो 30 हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसमें से 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्रिटिकल मिनरल्स की जगह एटॉमिक मिनरल ज्यादा लिखना अप्रोप्रिएट रहेगा। 12 हमारे पास एटॉमिक मिनरल्स है जिसमें से 6 मिनरल्स की जो माइनिंग है वो सरकार ने अलाउ कर दी है। कौन कौन से, लिथियम है, बेरिलियम है, नियोबियम है, टाइटेनियम है, टेंटेलम है और जिरकोनियम भी है। ये क्रिटिकल मिनरल्स भी है सर हमारे लिए। क्रिटिकल मिनरल्स किन्हें कहते हैं, ऐसे मिनरल जो आपका, जिस पर हमारे देश की इकोनॉमी काफी हद तक डिपेंड करती हो, जिसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए इतनी है कि वो मिनरल्स हमें हर कीमत पर इंडिया में अपने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वैसे ये क्रिटिकल मिनरल्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स, इसको लेके हम लोगों ने काफी चर्चा ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों की करंट अफेयर्स में कर चुके हैं, आगे दोबारा से इसको हम लोग रिपीट करेंगे। कोई बात नहीं पिंकी जी, आप चाहे ना तो आप रिकॉर्डिंग ही कर लिया करें, आपको उधर इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो यही याद रखना कि 6 एटॉमिक मिनरल्स को अब प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया है कि उनको भी लाइसेंस मिलेगा। तो उनके भी पास क्या है, माइनिंग की पावर हो जाएगी, सरकार के पास ये पावर होगी कि वो इनकी माइनिंग की ऑक्शन कर सकती है, ऑक्शन मतलब बोली लगवा सकती है, ठीक है। और जो लाइसेंस है वो कौन देगा, जिस स्टेट में वो आपका माइन आती है उस स्टेट की गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, जो जितना ज्यादा दाम देगा उसके अकॉर्डिंग उसे लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। रूल्स जो भी होंगे लाइसेंस देने के या जो बिडिंग होगी ऑप्शन होगा उसका जो रूल्स रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यानी ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हो, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के काम करती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, लाइसेंस कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में आपको अलग अलग लाइसेंस नहीं लेना पड़ेंगे, ठीक है। अगर मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में अगर मान लो 2 माइन है तो आपको अलग अलग लाइसेंस नहीं लेना पड़ेंगे, एक ही लाइसेंस से काम चल जाएगा, अंडर अ सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इन एन एरिया अप टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर लाइसेंस, ठीक है। इसका रिन्यू कराना पड़ेगा, लेकिन शुरू के 3 साल बाद लाइसेंसी के पास जितना भी उसको एरिया अलॉट किया गया है माइनिंग के लिए उसका 25% एरिया वो फिर भी रिटेन कर सकता है इवन आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। और इसके लिए एक्सप्लोरेशन के लिए सरकार कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपका इस बार के अमेंडमेंट में किए गए हैं। देखो ये जो आपका माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में तो सर ये कानून आया था, तो ऐसा नहीं है कि ये अभी अमेंड हो रहा है, इससे पहले भी कई बार अमेंड हो चुका है। जैसे एक जो बड़ा अमेंडमेंट इसमें किया गया था वो किया गया था सर आपका 2015 में। 2015 में जो इसमें बड़े चेंजेस किए गए थे वो क्या था, एक तो था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का क्रिएशन।
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किस लिए क्रिएट की गई थी? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इसलिए क्रिएट की गई थी ताकि सर आप जो भी माइनिंग कर रहे हो, जैसे आप मान लो झारखंड में माइनिंग कर रहे हो, तो सरकार देख रही है कि भैया माइनिंग करने वाले से प्राइवेट कंपनीज की जेबें भर रही हैं, लेकिन उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उसको इसका क्या फायदा मिल रहा है? उन्हीं के एरिया से आप माइन करके ले जा रहे हो, उनके लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? तो उस माइन वाले एरिया से जो कम्युनिटीज अफेक्टेड है, क्योंकि हो सकता है आपको वहां से कुछ कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करना पड़े तब आप वहां माइनिंग कर पाओ, तो उस माइनिंग से अफेक्टेड जो भी कम्युनिटीज हैं उनके वेलफेयर के लिए ये आपका फंड फाउंडेशन बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है। और एक पूरा ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट का नाम क्या है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इसका काम क्या होगा? इलीगल माइनिंग पे पेनल्टीज लगाना और एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करना। इससे पहले भी कई बार ये आपका इम्प्रूव हो चुका है। अभी देखो नया कंसेप्ट आया क्रिटिकल मिनरल्स का, इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स की भी माइनिंग को अलाउ कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को सरकार दे रही है। उसी के लिए सरकार ने ये कानून में चेंज किया है, ठीक है। जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और एक्सप्लोरेशन है उसको भी धीरे धीरे हम इंडिया में बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारी डिपेंडेंस है क्रिटिकल मिनरल्स पे फॉरेन कंट्रीज पे, उसको अगर हमें कम करना है तो अपने देश में हमें माइनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट इन्वॉल्व करेगी, इसी के लिए ये अमेंडमेंट वाला काम किया जा रहा है। अब ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 1957 का सर ये कानून है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, कानून का नाम दे देगा, उसका ईयर पूछ लेगा, ठीक है। खास तौर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत पूछता है, जो 1972 में आया था, और थोड़ा सा उसे एडवांस दिखाना होता है तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लेता है 1986। ये दो कानून तो सर भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस कानून को जो सबसे बड़े रद्दोबदल किए गए थे वो किए गए थे सर 1993 से 2011 के बीच। आपको याद होगा कि पहले ये हो क्या रहा था, जो माइनिंग पहले दी जाती थी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दी जाती थी, ठीक है। यानी पहले आओ पहले पाओ। माइनिंग के लिए सरकार ने लाइसेंस देना है तो जो पहले पहुंच गया उसको लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था, मतलब करप्शन बहुत ज्यादा होता था, कि पता चला जो भाई भतीजावाद है, जो सरकार के खास लोग हैं उन्हीं को लाइसेंस मिल जाया करते थे। तो इसको रोकने के लिए फिर 1993 से 2011 के बीच आप देखोगे कॉम्पिटिटिव बिडिंग स्टार्ट की गई थी। यानी सरकार अब एवं ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपको लाइसेंस नहीं देगी। इट विल डिपेंड ऑन कि आप कितनी अच्छी बोली लगाते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये जो कानून है टाइम टू टाइम सरकार इसमें चेंजेस करती आई है, और इसमें किए गए चेंजेस काफी इम्पैक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को भी और हमारे एनवायरमेंट को भी। तो जब भी इस कानून में चेंज होगा तो आपको हमेशा ये कानून न्यूज में जरूर दिखाई देगा, ठीक है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एमएमडीआर एक्ट 1957, बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अरुणाचल में भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। मेन मुद्दे वाली बात तो इतनी ध्यान रखनी कि कितने क्रिटिकल मिनरल्स को परमिशन मिल गई, 6 को मिल गई है सर। अभी ये राज्यसभा से पास हो गया, ये जैसे कानून बन जाएगा गैजेट में आ जाएगा वैसे ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। इधर आने से बात कर, हाँ इधर आगे से बात करते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर की। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 इज एम्ड एट अमेंडिंग विच ईयर्स ओल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। देखो एक भारत सरकार का कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। मतलब भारत में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है डेथ का और बर्थ का, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बनाया गया। तो ये किस ईयर का कानून है जिसे अमेंड किया जा रहा है अभी 2023 में? अब इस कानून को 2023 में अमेंड किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है ये किस ईयर का है? 1969, 34, 61 या 50? हाँ जी सर जल्दी से बताइए।
बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर है सी 1969। तो मतलब या तो आप ए 1969 बोलो या सी 1961 बोलो सर। आप एक आंसर में दो आंसर तुक्के लगा रहे हो। तो करेक्ट आंसर इज ए 1969। ठीक है, 1969 इज द करेक्ट आंसर। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट किस ईयर में आया है? ये आया है सर आपका 1969। ये किस लिए बनाया गया था? ये सर प्रॉपर प्रोसीजर बताता है कि जो इंडिया में बर्थ होंगी और जो डेथ होंगी उसको कैसे रजिस्टर किया जाएगा। फॉर द रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ ये कानून बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, ये चीज और इम्पोर्टेंट है, ये किस लिस्ट के अंदर आता है? इट फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इट फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, यानी इस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। बात समझ रहे हैं सर? तो डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन ये यूनियन और स्टेट दोनों के ही अंडर में है, इसीलिए इसको किस में रखते हैं सर? कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये सर मोदी जी चेंज क्यों कर रहे हैं? तो देखो, चेंज करने का पर्पस एक तो ये है कि अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी अगर आप अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हो तो उसे लॉ में चेंज तो करना पड़ेगा ना। जैसे एक बार एक गलती हो चुकी है सर, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम यूज कर लिया था और तब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जो इलेक्शन की रेगुलेट करता है उसमें इसको लेकर कुछ इंट्रोडक्शन भी किया गया था। तो किसी ने चैलेंज कर दिया था कि ईवीएम से इलेक्शन इज इलीगल। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात मान ली थी, सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट थी, उन्होंने इसको फिर डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था आप ईवीएम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कानून में ईवीएम का कहीं डिस्कशन नहीं किया गया था। तो अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हो तो कानून में चेंज करने पड़ते हैं सर। ठीक है, वरना वो चीज आप लीगलाइज नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए फिर जब ईवीएम आई तो भैया बाद में सरकार ने गलती मानी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड किया। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करना चाह रहे हैं तो इस चीज को कानून में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा आधार डिटेल्स, आधार का भी इसमें ब्यौरा डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स है उनकी आधार डिटेल्स और जो बर्थ सर्टिफिकेट जिनका बन रहा उसको लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा सरकार क्या चाह रही, फैमिली डेटाबेस क्रिएट कर देगी। जैसे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पैदा होते ही बच्चे का सर क्या कहते हैं आधार कार्ड तो नहीं बनता, लेकिन हाँ उसके पेरेंट्स के आधार कार्ड से उसे अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक पूरा सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स को उसमें मेंटेन किया जाएगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपका डिजिटलाइज किया जा रहा है, जितना भी बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करने की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब ये बिल ऑब्लिगेटरी कर देगा स्टेट्स के लिए, मतलब ये मैंडेटरी हो जाएगा स्टेट्स के लिए कि सेंटर का जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है सीआरएस पोर्टल, वहां पर सारी डेथ और बर्थ जो भी सर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी उसे यहाँ पर रजिस्टर करें, और वो सारा डेटा वो शेयर करेंगे विद द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, देश का जो भी डेटा होता है वो किसके पास होता है सर? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सर एक कानून से रिलेटेड है। एक और कानून सरकार ला रही है, जन विश्वास बिल 2023 अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन has proposed to amend 183 provisions to be decriminalized in how many central act? ठीक है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14।
हाँ जी सर। तो ये सर जन विश्वास बिल का मतलब क्या है? देखो हो क्या रहा है, जैसे अभी सरकार चाहती है इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। तो बिजनेस करते टाइम कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं अलग अलग कानून में, ठीक है, अलग अलग सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो बिजनेस ओनर्स के लिए, बिजनेसमैन को करने पर उन्हें क्रिमिनलाइज करते हैं। ठीक है, अगर बिजनेसमैन ने कुछ गलतियां की तो कुछ ऐसे प्रोविजंस है कि वो क्रिमिनलाइज है, यानी उसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है, बिजनेसमैन को जेल तक भेजा जा सकता है। ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में। तो सरकार चाहती है कि वो जो कानून है उनकी सजा माफी नहीं हो जाए, उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। यानी अगर वो उस प्रोविजन का वायलेशन करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी देना पड़ेगी। ठीक है, पेनल्टी देना पड़ेगी या कंपनसेशन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगी, ना कि उनको जेल भेजा जाएगा। अगर क्रिमिनलाइज कर दिया तो क्रिमिनलाइज करने में मतलब जेल भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका अलग अलग कानून है, अलग अलग कानून में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनका अगर बिजनेसमैन वायलेशन करता था तो उसे डर रहता था भाई कहीं ऐसा ना हो जेल भेज दिया जाए, तो वो थोड़ा सा बिजनेस करने में सरकार को लग रहा है घातक हो रहा है। तो दैट फॉर दैट रीजन सरकार ने कहा ठीक है उन प्रोविजंस को हम इकट्ठा करेंगे, एक कानून बनाएंगे जन विश्वास बिल। ठीक है, और लिख देंगे कि भैया फलाने कानून का फलाना सेक्शन, फलाने कानून का फलाना सेक्शन, इन सारे कानूनों को, इन सारे सेक्शंस पर होने वाली सजा को हम डीक्रिमिनलाइज करते हैं। इनके वायलेशन में आपको सिर्फ पेनल्टी देना पड़ेगी, ना कि आपको जेल भेजा जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि 183 प्रोविजंस तो वो कह रहा है डीक्रिमिनलाइज किए जा रहे हैं, लेकिन कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं जिनमें से निकाल निकाल के ये 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ये सवाल है। ठीक है सर, तो करेक्ट आंसर इज 42 एक्ट्स। टोटल 42 एक्ट ऐसे हैं जिनमें कुल मिला के 183 प्रोविजंस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीक्रिमिनलाइज कर रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार बढ़ा सके। ठीक है, तो दिस बिल इज डिजाइन्ड विद द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर इनहैंसिंग द ईज ऑफ लिविंग एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद इन द कंट्री। तो अलग अलग डाइवर्स कानूनों में ये देखने को मिलता है, सच एज एग्रीकल्चर के कानून है, इन्वायरमेंट, मीडिया, पब्लिकेशन, हेल्थ, और अलग अलग डिफरेंट तरह के कानूनों में ये प्रोविजन देखने को मिलते हैं जिसको सरकार क्या करने जा रही है सर, डीक्रिमिनलाइज करने जा रही है। बात समझ में आ रही है सर? चलिए, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। Recently, Prime Minister has announced a week-long program for aspirational blocks named Sankalp Saptah. This program will be observed in 500 aspirational blocks across how many districts? बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, तो सी के साथ तुक्का। हाँ, तो क्वेश्चन पहले देख लेना, क्वेश्चन क्या ना क्या चाहता है। देखो सर सीधी सी बात है, अभी एक एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्या है? देखो इससे पहले आपने शायद एक नाम सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है?
सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक लिस्ट बनाई थी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की एक लिस्ट बनाई, और गवर्नमेंट ने कहा हम स्पेशली इन पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो इनका नामकरण कर दिया है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की जगह इनको कह दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी ये डिस्ट्रिक्ट अभी बहुत ज्यादा आगे जा सकती हैं, बट किन्हीं कारणोंवश नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो इसी तर्ज पे अभी जो गवर्नमेंट है, अब डिस्ट्रिक्ट की जगह उसने कुछ ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं। ठीक है, तो टोटल 500 ब्लॉक्स सरकार ने आइडेंटिफाई करे। पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार काम कर रही थी, अब सरकार ने क्या काम करा, सरकार ने कहा ठीक है हम डिस्ट्रिक्ट से जो छोटा होता है ब्लॉक, देखो सबसे छोटी यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है वो होती है सर विलेज, एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है विलेज, और विलेजेस से मिलके बनता है ब्लॉक, और ब्लॉक से मिलके बनता है आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा ब्लॉक हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने टोटल 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, जो ज्यादा बैकवर्ड कंडीशन में है। तो उन्हीं के लिए, ठीक है, एक हफ्ते भर का प्रोग्राम चला है। उस प्रोग्राम का नाम है संकल्प सप्ताह। ठीक है, हफ्ते भर का प्रोग्राम चलाया है उन 500 ब्लॉक के लिए। उस प्रोग्राम का नाम क्या है सर, संकल्प सप्ताह। तो सवाल ये है कि ये जो 500 ब्लॉक सरकार बना रही है, ये जो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक सरकार कह रही है, ये कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 329 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 329 डिस्ट्रिक्ट्स में 500 ब्लॉक्स को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। उन 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बोला जा रहा है, और उनके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है पूरे हफ्ते का, और उस प्रोग्राम को हम क्या कह रहे हैं, उस प्रोग्राम को हम कह रहे हैं संकल्प सप्ताह। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इट इज लिंक टू द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए कुछ चिंतन शिविर यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, यानी इसमें लोग मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। तो मतलब एक मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की गई, और उसके साथ साथ ये आपका पूरा इसी को मिला के आपका कहलाता है संकल्प सप्ताह। ठीक है, तो शुरू के 6 दिन की जो थीम थी वो थी संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, ऋषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस। अब ये सर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है क्या, तो जैसे सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसी के बेसिस पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो इनका पर्पस भी वही है कि जो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। तो टोटल 329 डिस्ट्रिक्ट्स में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कवर्ड हैं। ठीक है, इसमें आधे से ज्यादा जो ब्लॉक हैं वो इन 6 स्टेट के हैं। जैसे यूपी के 68 हैं, मतलब सबसे ज्यादा ब्लॉक्स यूपी के हैं 68, बिहार के 61, मध्य प्रदेश के 42, झारखंड के 34, उड़ीसा के 29 और वेस्ट बंगाल के भी 29। ठीक है, इनमें करा क्या जाएगा, इनमें सर अलग से कुछ नहीं करा जाएगा, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उनको और कायदे से और ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ पर कन्वर्ज करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेक करा जाएगा उन स्कीम्स का आउटकम क्या आ रहा है, और उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जाएगा। तो इससे सरकार को ये भी आइडिया लगता रहेगा कि वो जो नेशनल लेवल पे पॉलिसीज चला रही है उनमें क्या क्या लूप होल्स हैं, या वो किस तरह से बाकी जगह काम कर रही हैं। अगर 500 ब्लॉक्स में अच्छा काम कर रही हैं तो डेफिनेटली अदर एरियाज में भी वो अच्छा काम करेंगी। दूसरा, इन ब्लॉक्स पे भी सरकार अपना 100% ध्यान दे पाएगी कि हाँ ये हमें ज्यादा मेहनत करनी है इन ब्लॉक्स पे, यहाँ प्रॉपर काम हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। ठीक है, याद करना, क्या दे मतलब, क्या दे कहाँ सुन लिया आपने, क्या दे से आप क्या कहना चाह रहे हैं। याद करने के लिए तो सर देखो सीधी सी बात है, मतलब ये चीजें तो समझने वाली है। मेन चीज इसमें यही ध्यान रखनी है कि वो जो 500 ब्लॉक्स हैं उनके लिए प्रोग्राम चल रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बेसिस पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है। कितने ब्लॉक्स कवर हैं, 500 ब्लॉक्स। ठीक है, और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में है ये, 329। तो ये दो बातें बस ध्यान रखनी है सब।
याद सब नहीं रखना है, याद वही दो चार चीजें याद रखती हैं। ये पूरा मैं मटेरियल इसलिए लिखता हूं ताकि आपको समझा सकूं। एक बड़ी पिक्चर आप क्लास में समझ लोगे, उसके बाद याद करना हो जाता है आसान। ठीक है, इसलिए सर। क्या दे नहीं बोला होगा मैंने, क्या बोला होगा? ठीक है। तो अरे फ्लेक्स जी, आप ये बताओ यहां तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? ठीक है सर। तो आज के सवाल थोड़े से एक्चुअली कंसेप्चुअल भी ज्यादा है ना, तो इसलिए आज टाइम भी ज्यादा। हाँ जी सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2016। ये भी सर हैवी है थोड़ा। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन जॉइंटली अवॉर्डेड विद 2023 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन? देखो नोबेल प्राइज पे मैं अलग से एक पूरा पीडीएफ बनवा रहा हूँ, इस पे वीडियो भी बनवा रहा हूँ, ठीक है। कीर्ति मैम इसको बनाएंगे। तो ये नोबेल प्राइज पे अलग से पूरा आपको कंटेंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है सर। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये तो सर ऐसे नाम है, इनको रट लो, ठीक है। ये अगर आते हैं आपको वेल एंड गुड, नहीं आते तो अभी के अभी रट लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज मेडिसिन में, लिटरेचर में, ये जो जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं इनको सर अच्छे से रट मारो। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज कैटालिन कारिको एंड ड्रू वीजमैन, ठीक है। नहीं पता है तो सर रट मारो, ठीक है। नहीं पता है तो रट मारो इसको। कैटालिन कारिको एंड ड्रू वाइजमैन, इनको नोबेल प्राइज इन दोनों ने मिलकर शेयर किया है। किस फील्ड, किस चीज के लिए मिला है? डिस्कवरीज रिगार्डिंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन, ठीक है। यानी कोविड 19 के लिए एमआरए वैक्सीन की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। मोटा माटी इतनी बात याद रखना है कि जो मेडिसिन में अवार्ड मिला है वो किसके लिए मिला है? एमआरए वैक्सीन को और एफिशिएंटली बनाने के लिए मिला है। बाकी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक में किस किस को मिला है ये सब आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो अभी ये वन बाय वन सारे हम डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। करंट अफेयर्स में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक बार इनके नाम अच्छे से याद रख लो, है ना। तो अभी तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आज आपको मेडिसिन वाले याद होने चाहिए, कैटेलिन और ड्रू। कैटेलिन और ड्रू ये दो नाम याद रहने चाहिए। अब सर एमआरएनए वैक्सीन एक बार देख लेते हैं मसला क्या है एमआरएनए वैक्सीन का। देखो जो एक होती है ट्रेडिशनल वैक्सीन, ठीक है। ट्रेडिशनल वैक्सीन आर लाइक, जैसे आपने नाम सुना होगा लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। एक वैक्सीन होती है लाइव एटेनुएटेड, या एक होती है सर आपका इनएक्टिवेटेड, या एक होती है सर आपका टॉक्सिनॉइड, ठीक है। एक होती है आपका रिकॉम्बिनेंट। तो ये सब क्या है? ये सर ये मेथड्स हैं वैक्सीन बनाने के, जिनको कहते हैं ट्रेडिशनल वैक्सीन। इनको क्या कहते हैं सर? ट्रेडिशनल वैक्सीन।
तो ट्रेडिशनल वैक्सीन का पर्पस क्या होता है, ये इनका कंसेप्ट क्या होता है? इनका कंसेप्ट ये होता है कि देखो सर, हम वायरस नहीं बना रहे सर। ट्रेडिशनल वैक्सीन कहती हैं हम सर उस वायरस का, कोई भी मान लो वायरस आ गया जैसे कोरोना है, अब कोरोना से निपटने के लिए हमें वैक्सीन बनानी है। तो वैक्सीन सर हम अभी तक सही बताएं तो वैसे डेवलप नहीं कर पाए। हमने क्या करा, हमने ये काम छोड़ देते हैं एंटीबॉडी पे। हमारी बॉडी की ये खुद की प्रॉपर्टी होती है, किसी फॉरेन एलिमेंट के खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है उसका काम यही होता है कि किसी फॉरेन एलिमेंट के खिलाफ वो एंटीबॉडी क्रिएट करे ताकि वो एंटीबॉडी उस फॉरेन एलिमेंट से लड़ पाए। ठीक है, ये किसका काम है, हमारे खुद के अंदर इम्यून सिस्टम का। और ये एंटीबॉडी कोई नहीं बना पाता है। अरे वालेकुम सलाम विजिंग जी, भैया पढ़ने पे ध्यान दे लो, ठीक है। तो एंटीबॉडी सर कुछ नहीं है, दीज आर लाइक सोल्जर्स। जैसे आपको मान लो फॉरेन कंट्री हम पे अटैक करेगी तो हम अपने भी तो सोल्जर्स ट्रेन करेंगे ना उनसे लड़ने के लिए। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी एंटीबॉडी रेडी करती है उस पैथोजन से लड़ने के लिए। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसकी एंटीबॉडी लेट बनती है, तब तक वो वायरस उस पर्सन को अटैक करके खत्म कर देता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एंटीबॉडी जल्दी बन जाती है, वो वायरस से लड़के उस वायरस को खत्म कर देती है। अब अगर सर हमें इम्यून सिस्टम अगर एंटीबॉडी डेवलप करवानी है, ठीक है, तो वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन ये वायरस डायरेक्ट दे देती है उस पर्सन को। लेकिन सर वायरस से ही तो हम बचा रहे थे उस पर्सन को, और ये वैक्सीन डायरेक्ट वायरस कैसे दे देती है? ये सर इसका वायरस देने का तरीका अलग है। जैसे मान लो आपके घर में आपके सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे दी हो, है ना। मतलब जैसे मान लो को एक होता है कि पूरी फौज अटैक कर दे तो सर धराशायी कर देगी। एक होता है कि सर अगर हमें बस एक्टिव करना है, हमें आइडिया लगाना है कि हम अपनी फौज को कैसा रेडी करें, तो उसके लिए अगर उनका एक सोल्जर भी आ जाए तो उसको देख के हमें आइडिया लग जाएगा ना सर। तो कई बार क्या होता है, बहुत छोटे अमाउंट में एक छोटा सा स्ट्रेन ऑफ वायरस, एक छोटा सा स्ट्रेन ऑफ वायरस क्या करा जाता है, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वो वैक्सीन कहलाती है लाइव एटेन्यूएटेड। तो एक छोटा सा वायरस इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी क्या है, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। ये इतना ताकतवर नहीं होता है कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा पाए। ठीक है, तो बस एक इशारा मिल जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और टाइम भी मिल जाता है कि ठीक है आराम से सोच समझ के इसके खिलाफ अपना क्या डेवलप कर लो, एंटीबॉडी डेवलप कर लो। ठीक है, और इसी को कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। या फिर कई बार क्या करते हैं, एक डेड वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक डेड वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और कई बार क्या करते हैं, जैसे वायरस में जो खतरनाक होता है, जैसे अगर कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस में उसके ऊपर स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, इन स्पाइक्स पे क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन ही होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो कई बार क्या करते हैं, ये आपका वायरस पूरा ना भेज के इसका एक हिस्सा, जैसे ये प्रोटीन वाला जो स्पाइक है, इसको बस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसके खिलाफ भी हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, टॉक्सिनॉइड वैक्सीन। तो यानी जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें सर हम वायरस को इन अदर अदर फॉर्म्स क्या कर रहे हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, और बॉडी हमारी क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वैक्सीन का कंसेप्ट है। अब एमआरएनए वैक्सीन का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, तो उसके लिए एमआरएनए समझो आप, एमआरएनए क्या होता है। पहले मेरे को बताओ ये ट्रेडिशनल वैक्सीन का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट है, मैं चाह रहा हूँ ये चीज क्लियरिटी रहे ना, तो आप इसके बारे में कहीं भी पढ़ोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे लाइफ में, उतना आज मैं सिखा दूंगा। पहले ये बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब सर एमआरएनए समझ लेते हैं होता क्या। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी की सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए में तो सर हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सारी, हमारे जीन्स कैसे होंगे वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए कंटेन करता है।
आरएनए क्या कंटेन करता है सर? ये कोड कंटेन करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। हमारी बॉडी में क्या होता है, हम अमीनो एसिड इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी क्या करती है, अमीनो एसिड को कन्वर्ट करती है प्रोटीन में। लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है, इसकी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस किसके पास है सर? वो प्रोसेस है इस आरएनए के पास। आरएनए भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक आरएनए होता है जिसे कहते हैं एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा सर? ये जो सीक्वेंस है प्रोटीन बनाने की, ये न्यूक्लियस से निकाल के ले जाएगा कहाँ? सेल के पास। बाकी जो सेल है, जैसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें वो राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में आरएनए से जो टेक्निक है वो निकाल के ले जाएगा सेल के पास और उसको वो टेक्निक बताएगा। यानी ये किसका काम कर रहा है? मैसेंजर का काम कर रहा है। ये आरएनए क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, ये कोड प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप प्रोटीन बनाओगे, ठीक है। इसी तरह से मान लो एक वायरस, कोरोना वायरस, उसके खतरनाक क्या है सर? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बनेंगे कैसे? ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? इसकी सेल में। वायरस है, उसकी सेल में जब आप एंटर करोगे तो उसकी सेल में भी क्या मिलेगा? एमआरएनए मिलेगा, मैसेंजर आरएनए। तो उस सेल, उस वायरस का प्रोटीन कैसे बन रहा है, वो किसमें लिखा होगा सर? उस वायरस के सेल के प्रोटीन में। बात समझ रहे हो सर? जैसे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? हमारी हमारी सेल के एमआरएनए के पास है। उसी तरह से जो वायरस की सेल है उसका एमआरएनए है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि हमारी बॉडी, वो उसकी जो वायरस, उसका कोरोना जो वायरस है उसका प्रोटीन कैसे बन रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस का प्रोटीन कैसे बन रहा है, ये जानकारी किसके पास है? उस वायरस के सेल के एमआरएनए के पास, मैसेंजर आरएनए के पास। तो अगर हम ये पूरा सेल या प्रोटीन, इसकी जगह अगर ये एमआरएनए निकालकर इसे बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि भैया जो अटैक होने वाला है, जो पैथोजन आ रहा है, पैथोजन में जो प्रोटीन हम पे अटैक करेगा, उस प्रोटीन का कोड क्या है। तो वो उस कोड के ही अगेंस्ट अपना दूसरा एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा, क्योंकि सर उस प्रोटीन के कोड से ही तो पता चलेगा कि वो प्रोटीन किस तरह का है। तो उस प्रोटीन को हम डायरेक्ट ना देके उस प्रोटीन के कोड को अगर भेज दें अपनी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस कोड की मदद से एंटीबॉडी डेवलप कर देगा उस प्रोटीन के अगेंस्ट। तो अगली बार कभी दोबारा वो प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर किया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुका होगा, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एमआरएनए वैक्सीन। देखो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको इसमें चीजें बताई हैं। सिंपल सा मैं एक बार फिर क्लैरिफाई कर रहा हूं। आपका जो वायरस होता है उसका जो प्रोटीन होता है उसका एमआरएनए होता है, वो कोड रखता है कि किस तरह से उस वायरस का प्रोटीन बन रहा है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये एमआरएनए वैक्सीन क्या करती है, उसी वायरस के प्रोटीन का जो एमआरएनए है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। अब हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल गया जो पैथोजन अटैक करने वाला है उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अब एमआरएनए से उसको जानकारी मिल गई, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली एंटीबॉडी डेवलप कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है वैक्सीन बनाने का, ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है और इसी को और एफिशिएंट बनाने के लिए इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है सर। तो दैट वाज ऑल अबाउट एमआरएनए वैक्सीन। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। बात समझ में आ रही तो बताइए। ठीक है सर।
तो करेक्ट आंसर क्या है? नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन किसे मिला है? कैटालिन करिको एंड्रू वाइसमैन। ठीक है सर। ऑलराइट, तो इसके आगे फिर सर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये छोटा क्वेश्चन है। रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह has launched several digital initiatives of Defense Accounts Department during its 276th annual day celebration. Which of the following is not one of the initiatives launched? अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए थे। ठीक है, जो डिफेंस का अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो डिफेंस डिपार्टमेंट का नहीं है? सारांश, उत्कर्ष, विश्वास, ई रक्षा आवास। हिंट दे देता हूं, जो इनमें से नहीं है वो आरबीआई का इनिशिएटिव है। ठीक है, मैथ्स क्लास आज आपका ऑफ है, उसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, उसका रिकॉर्डेड क्लास, तो वो आज आपको देखना है। मैथ्स क्लास सर आपका ऑफ है। ठीक है, बताइए सर इसका करेक्ट आंसर। हाँ, जो इनिशिएटिव आपका डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं वो है सर विश्वास, सारांश और ई रक्षा। ठीक है, जो इनिशिएटिव आपका डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं दैट आर योर विश्वास, सारांश एंड ई रक्षा आवास। और ये जो उत्कर्ष इनिशिएटिव है ये आपका आरबीआई का। ठीक है सर, ये इनिशिएटिव किसका है? आरबीआई का। चलिए सर, आज मेरे ख्याल से काफी कंसेप्चुअल पार्ट हो गया, काफी हैवी रहा। हैवी हैवी क्वेश्चन सर आज थे, तो आज सर हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो सर हम लोग अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो फिर इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसकी कहानी, आगे की कहानी अगली क्लास में। ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।